अध्यक्ष महोदय, दिनांक 17 मार्च 2025 रोजी नागपूर शहरात घडलेल्या घटनेच्या अनुषंगाने या ठिकाणी मी सभागृहात निवेदन करतोय। काल दिनांक 17 मार्च 2025 रोजी सकाळी 11:30 वाजता नागपुरातील महाल परिसरात विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी औरंगजेबाची कबर हटाव असे नारे देत आंदोलन केले। हे आंदोलन करताना त्यांनी गवताच्या पेंड्या असलेली प्रतिकात्मक कबर त्या ठिकाणी जाळली। यानंतर गणेशपेठ पोलिसांनी आंदोलकांवर अपराध क्रमांक 114/2025 नुसार भारतीय न्याय संहिता 299, 37(1) व 3 सह 135 महाराष्ट्र पोलीस कायदा अन्वये गुन्हा दाखल केला। दुपारी 3:09 हा गुन्हा दाखल झाला। यानंतर सायंकाळी एक अफवा अशी पसरवली गेली की सकाळच्या आंदोलनात जी प्रतिकात्मक कबर जाळली त्याच्या कापडावर धार्मिक मजकूर होता। अत्तरोळ मधील नमाज आटोपून 200 ते 250 चा जमाव हा त्या ठिकाणी तयार झाला आणि नारे देऊ लागला। याच लोकांनी आग लावून टाकू असे हिंसक बोलणे प्रारंभ केल्याने पोलिसांनी त्या ठिकाणी बळाचा वापर केला। यापूर्वी बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध तक्रार द्यायची आहे अशी मागणी करण्यात आल्याने त्यांना गणेशपेठ पोलीस ठाण्यामध्ये आमंत्रित करण्यात आलं। त्यांची तक्रार ऐकून घेण्यात आली। एकीकडे पोलिसांची कारवाई सुरू असताना दुसरीकडे हंसापुरी भागामध्ये 200 ते 300 लोक हातात काठ्या घेऊन दगडफेक करू लागले। त्यांच्या तोंडावर फडके बांधले होते। या घटनेत 12 दुचाकींचे नुकसान झाले आहे। या घटनेमध्ये काही लोकांवर घातक शस्त्राने हल्ला करण्यात आलेला आहे। तिसरी घटना भालदारपुरा भागात सायंकाळी 7:30 वाजता झाली। 80 ते 100 लोकांचा जमाव तिथे होता। तिथे त्यांनी पोलिसांवर हल्ला केला, त्यामुळे अश्रुधूर व सौम्य बळाचा वापर करावा लागला। या घटनेत एक क्रेन, 2 जेसीबी व काही 4 चाकी वाहने ही जाळण्यात आली। या संपूर्ण घटनेमध्ये 33 पोलीस जखमी झाले आहेत, ज्यामध्ये 3 उपायुक्त दर्जाचे पोलीस आहेत। त्यातल्या एका पोलीस उपायुक्तावर कुऱ्हाडीने त्या ठिकाणी हल्ला करण्यात आलेला आहे। एकूण 5 नागरिक जखमी झालेले आहेत। तिघांना उपचार करून सोडले आहेत। 2 रुग्णालयात आहेत, यातला एक आयसीयूत आहे। एकूण 3 गुन्हे गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात दाखल झाले आहेत। तहसील पोलीस ठाण्यात 2 गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे। असे एकूण 5 गुन्हे आहेत। 11 पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत संचारबंदी लागू करण्यात आलेली आहे। एंट्री पॉइंटवर नाकाबंदी या तहसील कोतवाली, गणेशपेठ, पाचपावली, लकडगंज, शांतीनगर, सक्करदरा, नंदनवन, इमामबाड़ा, यशोधरा नगर, कपिल नगर या ठाण्यांचा समावेश आहे। एसआरपीएफच्या 5 तुकड्या या ठिकाणी तैनात करण्यात आलेल्या आहेत। राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी सर्व सीपीएसपी यांची व्हीसी घेऊन राज्यभर कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे निर्देश दिलेले आहेत। अध्यक्ष महोदय, एकूणच याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर सकाळची एक घटना घडल्यानंतर मध्यंतरीच्या काळामध्ये पूर्णपणे शांतता होती, पण त्यानंतर मात्र संध्याकाळी काही लोकांनी जाणीवपूर्वक अशा प्रकारचा हल्ला केल्याचं या ठिकाणी लक्षात येत आहे। याचं कारण जवळपास एक ट्रॉली भरून त्या ठिकाणी दगड मिळालेले आहेत आणि काही लोकांनी जमा करून ठेवलेले दगड, वरती जमा करून ठेवलेले दगड हे आपल्याला पाहायला मिळाले। शस्त्र देखील मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी होते, ते शस्त्र जप्त करण्यात आलेले आहेत। वाहनांची जाळपोळ त्या ठिकाणी झालेली आहे आणि ठरवून काही ठराविक घरांना, काही ठराविक आस्थापनांना त्या ठिकाणी लक्ष्य करण्यात आलेलं आहे। 3 डीसीपी लेवलचे लोक या ठिकाणी जखमी झालेले आहेत आणि जसं मी सांगितलं की यातल्या एका डीसीपीवर तर थेट कुऱ्हाडीने वार हा त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था हाती घेण्याची कोणालाही परवानगी या ठिकाणी देण्यात येणार नाही। आणि मी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगतो, पोलिसांवर ज्यांनी हल्ला केला असेल त्यांना काय झालं तरी सोडलं जाणार नाही। पोलिसांवरचा हल्ला सहन केला जाणार नाही। पोलीस शांतता प्रस्थापित करत होते, अशा वेळी पोलिसांवर केलेला हल्ला अतिशय चुकीचा आहे। अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं, शांतता राखणं आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे। मी नागपुरातली जनता असेल, महाराष्ट्रातली जनता असेल, या सर्व जनतेला ही विनंती करू इच्छितो की सर्व समाजांचे धार्मिक सण हे
या कालावधीमध्ये चाललेले आहेत. अशा या सगळ्या परिस्थितीमध्ये सगळ्यांनी संयम ठेवला पाहिजे. कोणीही संयम सोडू नये. आपल्याला कायदा आणि सुव्यवस्था आणि शांतता कशी राखता येईल, एकमेकाच्या प्रती आदरभाव कसा राखता येईल, अशा प्रकारचा प्रयत्न हा सर्वांनी करावा. अशा प्रकारची या निमित्ताने मी अपील करतो. खरं म्हणजे आज महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः म्हणजे मी कुठल्या सिनेमाला दोष देत नाहीये, खरं म्हणजे छावा या चित्रपटाने छत्रपती संभाजी महाराजांचा खरा इतिहास आपल्या समोर आणला. पण त्यानंतर राज्यामध्ये लोकांच्या भावना देखील खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी एक प्रकारे प्रज्वलित झालेल्या आहेत. औरंगजेबाबद्दलचा जो काही राग आहे तो रागही खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी बाहेर येतोय. या सगळ्या गोष्टी आपल्या ठिकाणी असल्या तरी मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे सर्वांनी संयम बाळगला पाहिजे. महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य आहे. या राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट येत आहे. या ठिकाणची कायदा सुव्यवस्था, इथली सगळी जी काही सामाजिक घडी आहे ही जर योग्य प्रकारे राहिली तर मला असं वाटतं की आज ज्या प्रगतीकडे आपण चाललोय त्या दिशेने जाण्यास आपल्याला अधिक मदत होईल. आणि म्हणून निश्चितपणे कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याकरता, शांतता राखण्याकरता मी आवाहन करतो. आणि त्यासोबत ही देखील चेतावणी देतो की कोणीही या ठिकाणी जर दंगा करण्याचा प्रयत्न केला त्याचा जात धर्म न पाहता त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. आणि पोलिसांवर जर कोणी हल्ला केला तर त्यांना सोडलं जाणार नाही. त्यांच्यावर कडक कारवाई ही केली जाईल हे देखील या निमित्ताने मी सांगतो. और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे आके बात कर रहे हैं उनसे, क्या रोल था उस इंसान का, उसने कैसे शुरुआत से उसकी भूमिका रही, कहाँ कहाँ पे उसने बोला, ये सब चीजें, ये सारी चीजें हम लोग कुछ जो बता रहे हैं कि सीसीटीवी कैमराज, वही हम देख रहे हैं कि कौन से सीसीटीवी कैमराज को क्षति पहुंचाएगी जानबूझ के लोगों से कि क्या सिचुएशन, उनको क्या लग रहा है. और इसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है उस इन्वेस्टिगेशन में सब सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे आके बात कर रहे हैं उनसे. और क्योंकि ये जो लास्ट पॉइंट था जहाँ पे घटना हुई, शुरुआत जहाँ से हुई थी वहां से, तो वही कि यहाँ तक कैसे और कौन इन्वॉल्व थे इसमें, कुछ जो बता रहे हैं कि सीसीटीवी कैमराज, वही हम देख रहे हैं कि कौन से सीसीटीवी कैमराज को क्षति पहुंचाएगी जानबूझ के, ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं. सर कर्फ्यू चल रहा है, कर्फ्यू में कुछ रियायत देने की वो हम देख रहे हैं. जो ये सब चीजों के आधार पे निर्णय उसमें लिया जाएगा. सर कहा जा रहा है कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड अरेस्ट हुआ है, इसकी पुष्टि करेंगे पुलिस? वही हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या रोल था उस इंसान का, उसने कैसे शुरुआत से उसकी भूमिका रही, कहाँ कहाँ पे उसने बोला, ये सब चीजें, ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं. अब तक कितने आरोपियों को अरेस्ट किया है सर? अभी तक 50 जो है मेजर हैं और 7 उसमें माइनर हैं. और उन्हीं के वो जो है अभी तक अरेस्ट है. कुछ लोग आज भी अरेस्ट हुए हैं, वो मैं आपको शाम को बताऊंगा. महिला पुलिसों के साथ अभद्रता की कोशिश, एफआईआर में वो सब चीजें भी आई है, किस तरीके से आप इसे इन्वेस्टिगेट करें, क्या पूरा मामला? इसमें सभी चीजें, क्योंकि जो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है, उसके आधार पर हम लोग कर रहे हैं. जिसने भी ये शरारत की है, जिसने भी ये इलीगल घटना की है, उसके वो खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. आखिरी सवाल, जो मास्टरमाइंड है उसका पुराना कुछ रिकॉर्ड आपके सामने आया कि? देखिए वो हम देख रहे हैं, अभी मैं बता नहीं पाऊंगा उस पर. लोगों से कि क्या सिचुएशन, उनको क्या लग रहा है. और इसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है उस इन्वेस्टिगेशन में सब सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे आके बात कर रहे हैं उनसे. और क्योंकि ये जो लास्ट पॉइंट था जहाँ पे घटना हुई, शुरुआत जहाँ से हुई थी वहां से, तो वही कि यहाँ तक कैसे और कौन इन्वॉल्व थे इसमें, कुछ जो बता रहे हैं कि सीसीटीवी कैमराज, वही हम देख रहे हैं कि कौन से सीसीटीवी कैमराज को क्षति पहुंचाएगी जानबूझ के, ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं. सर कर्फ्यू चल रहा है, कर्फ्यू में कुछ रियायत देने की वो हम देख रहे हैं. जो ये सब चीजों के आधार पे निर्णय उसमें लिया जाएगा. सर कहा जा रहा है कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड अरेस्ट हुआ है, इसकी पुष्टि करेंगे पुलिस? वही हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या रोल था उस इंसान का, उसने कैसे शुरुआत से उसकी भूमिका रही, कहाँ कहाँ पे उसने बोला, ये सब चीजें, ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं. अब तक कितने आरोपियों को अरेस्ट किया है सर? अभी तक 50 जो है मेजर हैं और 7 उसमें माइनर हैं. और उन्हीं के वो जो है अभी तक अरेस्ट है. कुछ लोग आज भी अरेस्ट हुए हैं, वो मैं आपको शाम को बताऊंगा. महिला पुलिसों के साथ अभद्रता की कोशिश, एफआईआर में वो सब चीजें भी आई है, किस तरीके से आप इसे इन्वेस्टिगेट करें, क्या पूरा मामला? इसमें सभी चीजें, क्योंकि जो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है, उसके आधार पर हम लोग कर रहे हैं. जिसने भी ये शरारत की है, जिसने भी ये इलीगल घटना की है, उसके वो खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. आखिरी सवाल, जो मास्टरमाइंड है उसका पुराना कुछ रिकॉर्ड आपके सामने आया कि? देखिए वो हम देख रहे हैं, अभी मैं बता नहीं पाऊंगा उस पर. नागपुर हिंसा में फहीम शमीम खान को मास्टरमाइंड बताया गया है. 500-600 हथियारबंद लोगों ने पुलिस पर हमला किया और पेट्रोल बम फेंके. महिला पुलिसकर्मियों से दुर्व्यवहार हुआ. 4 एफआईआर दर्ज हुई हैं.
महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा को लेकर एफआईआर में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिक की एफआईआर में फहीम शमीम खान को हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया है। एफआईआर में दर्ज आरोपों के अनुसार 500 से 600 हथियारबंद लोगों ने पुलिस पर हमला किया और पेट्रोल बम तक फेंके गए। पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर के मुताबिक आरोपी ने महिला पुलिसकर्मी को अनुचित तरीके से छुआ, अश्लील इशारे किए और अन्य महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया। यह घटना 17 मार्च को शाम 4 बजे शुरू हुई। एफआईआर में कहा गया है कि भीड़ ने अंधेरे का फायदा उठाकर महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। उनके कपड़े खींचे गए और उन्हें गालियां दी गईं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने धमकी देते हुए कहा, अभी हम पुलिस वालों को बताते हैं, इनको और किसी भी हिंदू को छोड़ना नहीं है, इन्होंने ही सारा खेल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक उपद्रवियों के पास कुल्हाड़ी, लाठी, पत्थर जैसे घातक हथियार थे, जिनका इस्तेमाल पुलिस और आम नागरिकों पर हमले के लिए किया गया। कौन है शमीम खान? फहीम शमीम खान नागपुर में माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) का अध्यक्ष है। पुलिस ने फहीम खान सहित 51 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फहीम खान ने 2024 के लोकसभा चुनाव में नागपुर से नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई।